नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत को चीन में मिली बड़ी कूटनीतिक जीत। संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा। एससीओ के मंच से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दिया कड़ा संदेश। एससीओ समिट में सब पर भारी, भारत रूस की यारी। गले मिले, कार में साथ बैठे और खूब खिलखिलाए मोदी पुतिन। 40 मिनट तक चली द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई बात। एससीओ समिट में मोदी पुतिन जिनपिंग की तिगड़ी से बढ़ा ट्रंप का ब्लड प्रेशर। भारत से दोस्ती की देने लगा दुहाई। साथ ही पाकिस्तान की हुई भरी सभा में खूब किरकिरी। वोटर अधिकार यात्रा का समापन रहा फ्लॉप। समापन पर विपक्षी एकजुटता फुस। राहुल गांधी बोले, एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की बारी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। विपक्ष को लगा बड़ा झटका। आपत्तियां और दावे दर्ज करने की समय सीमा में बढ़ोतरी से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात एससीओ समिट में भारत की बड़ी जीत की। चीन में आयोजित एससीओ समिट में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। एससीओ के सभी 22 राष्ट्र अध्यक्षों ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद, आतंकियों और पहलगाम हमले की खिलाफत की, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एससीओ की बैठक को संबोधित कर पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया। ऐसा दमदार भाषण दिया जिसे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की एससीओ नीति के 3 स्तंभ बताए, जिसमें एस यानी सिक्योरिटी, सी यानी कनेक्टिविटी और ओ यानी अपॉर्चुनिटी बताया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है और लगातार सुधारों से विकास के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर भी बढ़े हैं। एससीओ के मंच से पीएम का एक एक शब्द काफी दमदार रहा। एससीओ की बैठक में भारत की कितनी बड़ी जीत हुई है। He has just proved कि who is the boss। प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए इसे एक झटका ही समझ लीजिए। उसका कारण ये है, कभी कुछ 1-1.5 महीने पहले एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी और उसमें चीन ने इस बात को लेकर एतराज जता दिया, मना कर दिया कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का रोल है। तो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था चीन। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम की चर्चा हुई और आतंकवाद का समर्थन करने वाले, उसे नर्चर करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव उसमें पारित किया गया। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो सिग्नेटरीज थे उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे, पिछली बार जब पहलगाम नहीं था तो भारत ने साइन करने से मना कर दिया था और इसलिए कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं जारी किया गया था। और इस बार ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ। पहलगाम को लेकर के पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को भी उसके ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ा और इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति कितनी कारगर साबित हो रही है कि हमने चीन और पाकिस्तान में ये दरार डाल दी। साथ ही साथ पाकिस्तान को चीन ने इस बात के लिए भी पनिश कर दिया कि तुम बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ सटने का काम कर रहे हो। तो आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए कि आप एससीओ जैसे संगठन, जिसकी शुरुआत चीन ने की 3-4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, अब ये बड़ा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये बड़ा हुआ है, भारत की धाक आज पूरे एससीओ पे साफ साफ नजर आई। जी,
तो एससीओ समिट में भारत की बड़ी जीत हुई है। साथ ही समिट में भारत रूस की यारी सब पर भारी रही। भारत रूस की दोस्ती तोड़ने के लिए की गई ट्रंप की लाख कोशिशें बेकार नजर आई। समिट के दौरान मोदी पुतिन के बीच गजब की ट्यूनिंग देखने को मिली। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे को गले लगाया। बाद में उन्होंने चीन में द्विपक्षीय वार्ता के लिए रवाना होने से पहले एक ही कार में साथ बैठकर सफर भी किया। 40 मिनट से ज्यादा मोदी पुतिन के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई है। बैठक के बाद साझा बयान के दौरान पुतिन ने जहां पीएम मोदी को प्रिय दोस्त कहकर संबोधित किया, तो वहीं पीएम मोदी ने भी रूस को भारत का कठिन वक्त का साथी बताया। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि हर मुश्किल वक्त में भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की स्थिरता के लिए दोनों देश काफी अहम है। साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन में शांति के लिए सभी प्रयास को जरूरी भी बताया है। मोदी पुतिन की यारी कितनी भारी पड़ रही है। देखिए, मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब पुतिन के सामने अपना बयान रखा, उसमें ये कहा कि हिंदुस्तान और रूस की ये जो दोस्ती है, ये वक्त की आवाज है, वक्त की पुकार है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोलाहल ट्रंप ने मचाया है, ऐसे में समृद्धि लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए एक न्यायपूर्ण इंटरनेशनल व्यवस्था बने, उसके लिए हिंदुस्तान और रूस का एक साथ आना अनिवार्य है। बहुत सारे मैसेजेस चले गए। भारत एक क्रेडिबल, अपने वादों पे टिके रहने वाला मुल्क और दोस्ती से बड़े बड़े मुद्दों को सॉल्व करने वाला मुल्क बनकर आज उभरा है। पूरा यूरोप देख रहा होगा कि ट्रंप दादागिरी करते रहे, दबाव डालते रहे, लेकिन हिंदुस्तान टस से मस नहीं हुआ। जो वादा किया हुआ था रूस के साथ, उसमें जरा सा भी बदलाव तो छोड़ दीजिए। खबर आज आई है कि जो रूस से तेल लेने की बात, जो धमकियां मिल रही थी अमेरिका के द्वारा, अब ये जानकारी आ रही है कि 20% ज्यादा तेल अब हम रूस से और खरीदने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़ी बात आज पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच हुई। और सबसे जलाने वाली बात जो व्हाइट हाउस के अंदर लोग जल भुन रहे होंगे, वो ये कि ये लोग मीटिंग के लिए गए तो पुतिन साहब वो 20 मिनट तक इंतजार किया। उन्होंने खबर भिजवाया कि अब जब एक ही जगह जाना है मीटिंग के लिए, तो हम लोग साथ ही क्यों नहीं चलते हैं। और पुतिन साहब 20 मिनट तक इंतजार किए प्रधानमंत्री मोदी का होटल से नीचे आने का, और उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके वो वेन्यू तक गए। ये सारी चीजें बताता है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है, ये एक नहीं 50-50 ट्रंप भी आ जाए, ये दोस्ती हिलने वाली नहीं है। जी, तो चीन से जो तस्वीरें सामने आई वो डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली है। मोदी पुतिन जिनपिंग की एक मंच पर मौजूदगी से अमेरिका की चिंता भी दिखने लगी है, क्योंकि अब वाशिंगटन खुलकर भारत से अपनी दोस्ती की अहमियत गिनाने लगा है। अमेरिकी दूतावास ने भारत से दोस्ती दिखाते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारत अमेरिका की साझेदारी 21वीं सदी का परिभाषित रिश्ता है। ये साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है और इसका आधार हमारे दोनों देशों की जनता की स्थायी मित्रता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बयान जारी कर कहा कि भारत और अमेरिका की जनता के बीच की ये गहरी दोस्ती हमारी साझेदारी की नींव है। तो इस तरह का बयान ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है और पाकिस्तान भी बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि एससीओ समिट में पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई है। पुतिन ने शहबाज शरीफ को भरे मंच में इग्नोर किया। पीएम मोदी ने तो हर पल शहबाज शरीफ को नजरअंदाज किया। साथ ही एससीओ में शहबाज शरीफ के सामने जिस तरह से आतंकवाद का कड़ा रुख अपनाया गया, उससे तो पाकिस्तान की बुरी तरह से फजीहत भी हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका एससीओ कितना बड़ा टेंशन दे गया। मुझे तो वो तस्वीर याद आ रही है कि यही रूबियो विदेश मंत्री हैं जो अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े थे और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, तो वो मुस्कुरा रहे थे, वो हंस रहे थे। अभी इनकी हंसी गायब है। जो तस्वीरें और जो जानकारी चीन से आ रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन साहब के बीच
अमेरिका के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी चल रही है, उससे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया। आनन फानन इंडियन एम्बेसी ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया और साथ ही साथ रूबियो के बयान को भी फोटो के साथ उन्होंने एक्स के ऊपर शेयर किया। अब ये कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के बढ़ाने के लिए और हम दोनों के बीच जो इकोनॉमिक रिश्ता है वो और भी बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। 50% टैरिफ लगाने समय ये ब्रह्म ज्ञान आपको नहीं आया था? जब आप मुस्कुरा रहे थे, भारत को लज्जित करने की कोशिश कर रहे थे, तब आपको ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था? अब अमेरिका फंस चुका है। कारण जो सबसे बड़ा है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो मोर्चा खोला उससे दुनिया भर के देशों को ये हिम्मत आई है कि ये जो बुली है, ये जो गुंडागर्दी, जो गिदड़ भभकियां रोज व्हाइट हाउस से देता रहता है, इसमें कोई दम नहीं है। आप सही तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ये दुबक जाएगा, ये डर जाएगा और यही देखने को मिल रहा है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो एक भिखारी मुल्क है, उसको इग्नोर करना इसलिए भी ज़रूरी है बड़े बड़े देशों को, क्योंकि आप उनसे बात करोगे 5 मिनट के बाद वो कटोरा आगे कर देगा कि हमारे कटोरे में कुछ भीख डाल दो। तो ये भीख देने का काम एससीओ में नहीं हो पाया। जिस तरह से शी जिनपिंग ने और पुतिन ने पाकिस्तान को इग्नोर किया, ये साफ साफ एक तरीके से चेतावनी दी जा रही है कि ये जो तुम ट्रंप के साथ जो चोंच लड़ा रहे हो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए और तुम्हारे देश के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन था। यात्रा में विपक्षी एकजुटता की जो बात कही जा रही थी वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। ममता बनर्जी ने दूरी बना ली। समापन में विपक्षी नेता नदारद रहे। समापन यात्रा का आयोजन गांधी मैदान से आरंभ होकर 4 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर मूर्ति तक आयोजित किया गया था, पर यात्रा का समापन पूरी तरह से फीका नजर आया। राहुल गांधी को आज फिर काले झंडे दिखाए गए। मोदी मोदी के नारे उनके सामने ही लगे। साथ ही समापन रैली को संबोधित कर राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के रूप में एटम बम के बाद अब जल्द ही हाइड्रोजन बम लाएंगे। पीएम मोदी जनता को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन तो हो गया, लेकिन क्या कुछ राहुल गांधी को हासिल हुआ? आपने ऐसी बात कह दी, हाइड्रोजन बम। भाई बिहार में बड़ा फेमस है मुर्गा छाप बम, वो दिवाली में बच्चे जो छोड़ते हैं, वो भी नहीं छूट पाया, वो फुस बम रह गया। हकीकत क्या है? साड़ी बांटनी पड़ रही है आपको, टोपी बांटनी पड़ रही है, पैसे देने पड़ रहे हैं। और ये जो समापन में बड़े बड़े लीडर्स तो आए नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे, मीडिया में जो गांधी मैदान के पास जो भीड़ भी आई, वो भी 4-5 हजार से ज्यादा नहीं थी। सबके हाथ में जो झंडे थे, तो पत्रकारों ने जाकर के पूछा कहां से आए हो? मालूम चला कोई देवरिया से आ रहा है, तो कोई अमेठी से आ रहा है, कोई रायबरेली से आ रहा है। कहने का मतलब स्थानीय लोग वहां मौजूद ही नहीं थे। तो आपकी ये जो पूरी की पूरी रैली थी, ये पूरी यात्रा, आपने अपना समय बर्बाद किया, लोगों का समय बर्बाद किया और तेजस्वी यादव का जो आपने नुकसान किया, ये तो चुनाव के नतीजों में वो अंकित होगा ही। साथ ही साथ अब नई मुसीबत जो आ गई है वो ये कि टिकट बंटवारे को लेकर के अब महागठबंधन के अंदर तरह तरह की आवाजें उठने लग गई है। जो खबर आ रही है वो ये कि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि 35 से 40 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकते। पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीट पे चुनाव लड़ी थी और अगर उससे कम पे चुनाव लड़ना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, इसका मतलब यह हो जाएगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में कांग्रेस पार्टी को चमकाने की थी वो फेल हो गया, पर्पस ही खत्म हो गया। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी कि एसआईआर पर लगातार विवाद जारी है। विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर अभियान में आपत्तियां और दावे दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई अंतिम तिथि को नहीं बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि 1 सितंबर को दस्तावेज जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया का भ्रम काफी हद तक विश्वास का मुद्दा है। ऐसे में राजनीतिक दलों को खुद को सक्रिय करना चाहिए। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी लगातार एसआईआर को लेकर बवाल हो रहा है। आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र का आगाज हो गया, जिसमें एसआईआर को लेकर हंगामे के पूरे आसार है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत साहब ने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्षी पार्टियां ये आधार के ऊपर इतना जोर क्यों दे रही हैं। बात बिल्कुल साफ है, फर्जीवाड़ा हुआ है आधार में। जो मुस्लिम इलाके हैं, चाहे वो अररिया हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, उन इलाकों में जनसंख्या से ज्यादा, कहीं 30% ज्यादा, कहीं 25% ज्यादा, कहीं 10% ज्यादा, मतलब आदमी कम और आधार की संख्या ज्यादा है। आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो? बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यास के, फर्जी वोटर्स के? तो फिर से आईना दिखाया गया। अब ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत तो मिली नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर का ये सुनवाई के दौरान पूरा प्रोसीजर जो है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट वो तय हो गया, एक रोड मैप बन गया। अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए गाइडलाइंस के मुताबिक वो हर राज्य में अब एसआईआर करेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कह रही कि भाई इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, डेट बढ़ा नहीं। तो ममता बनर्जी ने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, गाली गलौज करना पड़ेगा ही, और बाहर करने से बड़ी दिक्कत होगी, तो स्पेशल सेशन बुला लेते हैं। सेंसर मोशन लाने की तैयारी हो रही है। सेंसर मोशन से क्या होगा? एसआईआर रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो फिर क्यों बुला रहे हैं आप इसलिए बुला रहे हैं कि असेंबली के अंदर आप बैठ करके इलेक्शन कमीशन को गालियां दें, मोदी को गालियां दें, और जनता के मन में एक भ्रम डालें कि देखो मैं कितनी तेज तर्रार हूं, मोदी से लड़ रही हूं। हकीकत क्या है? ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने सरेंडर कर दिया है, और एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में अब ममता बनर्जी रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।